Ignited Minds Tutorials has recently launched an informative series of videos on the topic of states of matter for Class 11 students following the CBSE and State Board syllabus. These videos serve as a comprehensive guide for both board exams and competitive exams like IIT and NEET. The tutorials cover various aspects of chemistry, providing in-depth explanations on topics related to states of matter, with the aim of enhancing knowledge and understanding. Ignited Minds Tutorials ensures that students have access to quality education that caters to their academic needs. These videos serve as a valuable resource, offering clarity and insights into the intricate concepts of this subject. Please follow the video till the end to acquire an in-depth understanding of the topics. Okay, so what is dispersion force? Hi, बताओ dispersion force क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी. Dispersion force. What is dispersion force? तब बात की हमने ना London dispersion forces. What are these? ये क्यों जनरेट होते हैं? ये आकस्मिक जनरेट होते हैं, मतलब ऑल ऑफ अ सडन जनरेट होते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब घूम रहे, अचानक भयानक पे कहीं पे इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है, और जहाँ पे भी इनका एक्यूमुलेशन होता है वो थोड़े से टाइम के लिए होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? So collection or accumulation of all of a sudden of these electrons at one point of the atom will give it a negative charge, और जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा उसके ऑपोजिट में साइमल्टेनियसली क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है? आगे वाले एटम में भी क्या क्रिएट होगा? नेगेटिव पॉजिटिव. ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा बस, ठीक है? तो आपने जैसे पढ़ा यहाँ पे कि आपके अगर भाई साहब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स का एक साथ में रहना बनता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल कल जो हमने पढ़ा, ठीक है? तो आपका A डेल्टा प्लस है और B डेल्टा माइनस है, इससे बना है पोलर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल HCl हो गया भाई साहब आपका, ठीक है? H2O हो गया. तो एक भाई साहब पॉजिटिव चार्ज में रहेगा और एक आपका नेगेटिव चार्ज में रहेगा. अगला वाला क्या होगा भाई साहब? अगला वाला भी ऐसे ही होगा, ठीक है? अगला वाला इसके साथ अटैच रहेगा. यहाँ पे प्लस है तो इधर आगे वाले में क्या होगा? B डेल्टा माइनस और A डेल्टा प्लस. तो आप अगर देखोगे ये सारे बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं, ये सारे आपके वीक आयनिक बॉन्ड्स हैं जो मदद कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को एक साथ रहने की, ठीक है? सो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है? दे विल ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट, क्योंकि दे कैन अफोर्ड टू बी जॉइंड विद ईच अदर. आपने देखा भाई साहब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? IMFO कल हमने देखा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है भाई साहब सॉलिड्स में, मॉडरेट होता है लिक्विड्स में, और गैसेस में तो ये होता ही नहीं. आप जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो उनका एक पोस्टुलेट है या एक असम्पशन, आपका बहुत सारे असम्पशंस है उसमें, उन असम्पशंस को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? और उन असम्पशंस में एक असम्पशन ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं रहेगा. देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है? ओके, सो अब अगर भाई साहब सॉलिड और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कहाँ से आ रहा होगा? इंटर आयनिक फोर्सेस से आ रहा होगा. और आपने देखा भाई साहब यहाँ पे आपके इस तरीके के अगर पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इनमें इंडिविजुअल एटम्स में, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन करेगा. आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ऑफ, ठीक है? तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में भाई साहब अट्रैक्शन लेना ही लेना है. अगर ऐसा होता है भाई साहब तो क्या हो जाएगा? तो ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ना, ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. इट विल नॉट एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट जहाँ पे भाई साहब आपका कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों स्टेट्स का हाई मेंटेनेंस है, इसका नहीं है, ठीक है? इन दोनों स्टेट का हाई मेंटेनेंस है, मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना ही पड़ेगा. लेकिन कल हमने देखा कि भाई साहब कुछ मॉलिक्यूल जैसे हो गया आपका बेंजीन, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए? गैस में होना चाहिए, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं. देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है? दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में आपका कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहा है, ठीक है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोनों भी ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोवैलेंसी सेम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, मतलब दोनों ही इस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों की खींचने की कैपेसिटी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हिलेगा. इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर बिटवीन टू टीम्स विद इक्वल स्ट्रेंथ. सो द मिड ऑफ द रोप इज नॉट गोइंग एनीवेयर, नाइदर, तो कोई भी टीम जीतेगा नहीं. तो ऐसा ही है वैसा ऑक्सीजन के एटम्स के बीच में
जो आपके क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं वो ना तो इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, और क्योंकि ये जाएंगे नहीं तो इनके पास किसी के पास भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और किसी के पास भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जो फिलहाल ऐसे हो रहा था ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए देखो ऑक्सीजन इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। सेम हैपेंस विद नाइट्रोजन, इट्स अ प्योर कोवैलेंट मॉलिक्यूल एंड द इलेक्ट्रोवैलेंसी और अदर हम बोलेंगे वैसा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर बोथ द नाइट्रोजन एटम्स in the molecule is the same, because of which there will be no transfer of electrons to the either of the nitrogen atoms, and hence it is going to remain as in the gaseous form. लेकिन ये अगर CH6 देखेंगे C6H6 तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये एक आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। और हमने देखा कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, सो दे विल जनरली एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। नाउ द मोमेंट वी सी एक्सेप्शंस लाइक बेंजीन, ये भी आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। व्हाई इज बेंजीन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल पीपल? क्योंकि बेंजीन में ओरिएंटेशन ही कुछ ऐसा है, बेंजीन में भाई साहब आपका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, मतलब ये आपका बेंजीन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो C6H6 है, इसका कोई भी आपका तो ये कंप्लीट रिंग, ठीक है, इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, C6H6 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हाउएवर इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो ये लिक्विड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को हम एक्सप्लेन करने के लिए लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे, जैसे जमा हो जाएंगे तो ये हो गया पार्शियली नेगेटिव और ये हो गया पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा भाई साहब एक चेन बनता जाएगा और इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे, ठीक है। ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, अगला वाला मॉलिक्यूल का ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे पुल होंगे, ये पार्शियली नेगेटिव। ऐसा पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है। आर बी क्लियर? क्लियर दिस वन पीपल, ठीक है, ठीक है। तो दिस विल बी क्रिएटिंग अ डिस्पर्शन फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका वैसा पोलर मॉलिक्यूल हो गया। टू चार्जेस, ये हो गया आपका डाइपोल, ठीक है। टू चार्जेस, अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, सो दिस इज बेसिकली व्हाट अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसका जीरो डाइपोल मोमेंट है, हैविंग डाइपोल मोमेंट, अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है हैविंग डाइपोल मोमेंट, ये आपका एक पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग ऑन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, जहां पे प्रॉपर्ली आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स है भाई साहब, इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफा झुकाव ज्यादा हो, जिस ये ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब वो पूरा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ समेट लेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पुल एक तरफ ज्यादा होगा, जिसकी तरफ ज्यादा होगा उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसके पास स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्लियर 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 पीपल, ठीक है। ये आपका पोलर मॉलिक्यूल है, ओके ओके ओके। सो आपका इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट है, मतलब आकस्मिक, मतलब कुछ क्षणों के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये चलता ही रहेगा, पूरे मॉलिक्यूल में ही चलता ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भाई साहब जमघट हो गई, भाई साहब चाय पानी पिया इन लोगों ने और फिर बिछड़ गए, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं फटाफट यहाँ पे चाय पानी पिया और बिछड़ गए तो फिर से वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। इट विल कंटिन्यूसली हैपन, और इसी को हम बोलते हैं भाई साहब लंडन डिस्पर्सन फोर्स, जिसकी वजह से बावजूद इसके कि एक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है फिर भी वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करना, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करना तो असंभव है, लेकिन लिक्विड स्टेट में वो एग्जिस्ट करना। क्लियर? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। तो अगर देखो चार्जेस आर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, तो चार्जेस आपके कंटिन्यूअस ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो कभी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का जमघट हो रहा है फटाक से मिले डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस, फिर से बिछड़ गया भाई साहब, यहाँ पे कहीं पे मिल गया तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस हो गया, फिर से घूमते हुए यहाँ पे आ गए तो डेल्टा नेगेटिव और ये वाला हो गया डेल्टा पॉजिटिव, ऐसा हो रहा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। एक फिक्स्ड जगह पे डेल्टा नेगेटिव या डेल्टा पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब HCl, तो आप अगर बोलोगे HCl में फिक्स्ड ये होगा डेल्टा नेगेटिव और फिक्स्ड ये होगा डेल्टा पॉजिटिव, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, आप फिक्स्ड तरीके से नहीं बता सकते कि कहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते जहाँ पे भी थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। आर बी क्लियर टू दिस वन एकदम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है ये भाई साहब आपका न्यूक्लियस है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा करके, मतलब सिमेट्रिकली ड्यू टू कांस्टेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम और अ मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ टेम्परेरी दैट इज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि आपके इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमघट हो गए, तो जैसे ही ऐसा होगा ऑब्वियसली यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डेल्टा माइनस, एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो ऑपोजिट में आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्षणभंगुर है, वैसे अब क्षणभंगुर है मतलब फटाक से फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा और फिर से बिछड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे मॉलिक्यूल में कंटिन्यूसली होता है, ठीक है, इट विल हैपन कंटिन्यूसली unsymmetric. Due to this, a second atom in this turn gets distorted, which leads to electrostatic attraction between the two atoms. अगला वाला एटम क्या होगा, अगला वाला एटम इस तरीके का था, समझ लो ये एक एटम ऐसे अचानक भयानक में हो गया वैसा वैसा, अगला वाला एटम ऐसा मस्त मोला था ऐसे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, गिविंग इट अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये अगला वाला एटम वैसा इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे इसके अगला वाला भी ऐसे, इसके अगला वाला भी ऐसे, ऐसे करते करते पूरे मॉलिक्यूल या पूरे वैसा जो आपका कंटेनर है उसमें ऐसा डेवलप हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड एज लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, क्लियर। So due to this, a second atom in turn gets distorted, which leads to an electrostatic attraction between the two atoms, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा, there will be electrostatic, लेकिन ये क्षणभंगुर है, मतलब ये फिर से इलेक्ट्रॉन्स अपने भटकेंगे, ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द वीकेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स, ठीक है। बहुत सारे फोर्सेस एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका आपने पढ़ा डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होता है, आयन डाइपोल मूवमेंट होता है, इन सब में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द वीकेस्ट, ठीक है, बहुत ही वीक होते हैं। ओके ओके ओके, तो आपका लंडन फोर्स बोलेंगे हम इसको, ठीक है। Dispersion force, it is the attraction between two temporary dipoles of atom or non-polar molecules. Okay. Factors by some size of the atom or the molecule कितना बड़ा है? Okay. अभी देखो, एटम जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होंगे। बोलो क्यों? Why? बोला। जितना ज़्यादा बड़ा होगा एटम उतना ज़्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होने के चांसेस होंगे। क्यों? अभी समझ लो हमारा वैसा जीवन है, जीवन रहता है कलमगोली में अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। अचानक भयानक में उसने बोला नहीं मुझे हॉस्टल में जाकर पढ़ना है, ठीक है। तो अभी वैसा गए किसी कॉलेज में और हॉस्टल में, और यहाँ पे उनकी याशाएँ चल रही हैं। Why? Because he is not in direct control of his parents. जब तक ये अपने पेरेंट्स के साथ था, पेरेंट्स की नज़र थी, स्कूल जा रहा है, अरे सर का मैसेज आया ये पहुंचा नहीं, वो अच्छा ये क्या कर रहा होगा, ठीक है, ऐसा है ना। बट अभी भाई साहब एक दूसरे शहर में ये भाई साहब क्या बोल के जा रहे हैं क्या मालूम, ठीक है। सो नो इन्फॉर्मेशन इज रीचिंग देम, सो ही इज नाउ एट फ्रीडम टू डू व्हाट ही विशेस, ठीक है, प्रोवाइडेड ही हैज पॉकेट फुल ऑफ मनी, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ, सो स्लिप होगा भाई साहब नहीं बन रहा, ठीक है। ओके, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है, जितना भाई साहब आपके घर से डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा उतना ही आपका अनकंट्रोल्ड बिहेवियर सामने आएगा। इट हैपेंस विद एवरीवन, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप सिवियर कंट्रोल में थे भाई साहब, खाना पीना उठना बैठना सोना सबका हिसाब आपको देना पड़ता था, अभी आप बेहिसाब हो गए भाई साहब, तो आपके पर निकल आए, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा एटम के बीच, ठीक है, ये किसी के साथ भी होगा, ठीक है। एटम में भी ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। एटम में भी आपका जो एटम है जितना दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की एटम के ऑर्बिट से उतना ही वो आवारा हो जाएगा, समझ में आ रही है, ठीक है। उतने ही उनकी आवारा होने की टेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इसको पकड़ के रख रहा है ना, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इसकी पकड़ उतनी ढीली पड़ती जाएगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो उतना ही वो आवारा होता जाएगा और उतना ही मतलब फिर क्या होगा, जैसे ये भाई साहब हैं तो ये घर से बाहर आ गए, अभी इनका भयंकर फ्रेंड सर्कल बनेगा, ठीक है। पहले अगर यहाँ पे 2-4 फ्रेंड से गुजारा होता था, अभी इनके भाई साहब पूरी टीम बन जाएगी, पूरा गैंग बन जाएगा, 15-20 लोग है ना। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा भाई साहब, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स का जमघट होगा, है ना, ठीक है, मेल मिलाप बढ़ेगा, क्योंकि अभी जो सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज फोर्स है वो फीका पड़ रहा है उनकी दूरी की वजह से, जिसकी वजह से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एटम। द ग्रेटर इज द साइज ऑफ द एटम, द मोर विल बी द लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस डिस्प्ले।
Are we clear on this one, people? Okay. So distance between the nucleus and the valence electrons. Valence electrons मतलब आपके outer most. देखो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है. केमिकल रिएक्शन में इनसे हमको कोई मतलब नहीं है वैसे. क्योंकि केमिस्ट्री में इन जो इनर शेल वाले स्टेबल एटम्स हैं उनसे इनर शेल वाले स्टेबल इलेक्ट्रॉन से उनके ज़्यादा करके हमको कोई भी मतलब नहीं है. हमको मतलब है वैसा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. सो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये हो गया आपका डाइपोल विच इज इजीली पुल्ड. ठीक है, ये इजीली पुल्ड हो जाएगा वैसे. ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है, सो ये आपका इजीली पुल्ड मतलब जैसे मैंने आपको बोला क्योंकि इनके घर से इनकी दूरी बढ़ गई है तो इनको डिस्टर्ब करना आसान हो गया. इनको मतलब भ्रष्ट करना आसान हो गया है ना. इनको डेविएट करना आसान हो गया. तो इजीली जितना भाई साहब इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी सेंट्रली पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस से उतना ही भाई साहब उसका ये सब मीटिंग वगैरह चालू रहेगा और लंडन डिस्पर्शन सोर्सेस बढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो इजीली डिस्टॉर्टेड, ज़्यादा इजीली डिस्टॉर्ट हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर पीपल. ओके. सो लार्जर द एटम more will be the possibility of London dispersion forces. Bigger the size of the molecule, easily the molecule can be polarized. ठीक है, और ज़्यादा भाई साहब तो easily the molecule can be converted into polar molecule. Polar molecule में हम convert कर सकते हैं. Fluidity, ठीक है, ability to flow, compressibility क्या होती है भाई साहब? Ability to get compressed. Polarizability क्या होती है भाई साहब? Ability to get polarized. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब distorting the electron cloud. पोलराइज मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसा ऐसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ये जंगल हो रहा है वैसे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? एक डेल्टा माइनस और उसका ऑपोजिट में क्या क्रिएट हो रहा है? डेल्टा प्लस. ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन पोलराइजेबिलिटी? पोलराइजेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड एन एटम और मॉलिक्यूल कैन बी डिस्टॉर्टेड. डिस्टॉर्टेड मतलब हम उसको बिगाड़ दें, जितने इजीनेस से हम उसको बिगाड़ दें. The ease with which the electron distribution around an atom or molecule can be distorted is called polarizability. ठीक है, इसको हम बोलेंगे polarizability. कितने आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं किसी एटम के उसको पथभ्रष्ट करते हैं. ठीक है, और ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियस से कितनी दूर है. जितने वो न्यूक्लियस से उनकी दूरी बढ़ेगी, जितना साइज ऑफ एटम उनका बढ़ेगा उतना ही इसको करना आसान हो जाएगा. ठीक है, क्लियर? ओके. Bigger the size of the ion atom molecule gets easily polarized. उतनी ही आसानी से ये पोलराइज होता है. Bigger the size of an atom or molecule, more is the dispersion force. ठीक है, more is the dispersion force. जितना ज़्यादा वैसा साइज होगा तो उतना dispersion force होगा. Number of electrons. Okay. अभी देखो जितने ज़्यादा electrons होंगे, more the number of electrons. ठीक है, more the number of electrons, more the negative charge. उतना ही ज़्यादा negative charge होगा. अभी देखो जैसे देखो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो पहले आपके भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में भाई साहब आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे में 18. जो भी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? जैसे अगर आप देखोगे एक स्कूल है. ठीक है, एक स्कूल है. चलो जीवन को ले लेते हैं सर. जीवन अभी हॉस्टल में है. जीवन अभी हॉस्टल में है. जिस हॉस्टल में वो रहता है या जिस हॉस्टल में वो है या जहाँ पर रहकर वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे एक क्लास में लेट से 10 ही बच्चे. ठीक है, जिस क्लास में वो है दूसरे क्लास में 10 हो सकते हैं. तो जीवन के पास ऑप्शन कितना होगा फ्रेंडशिप का? मैक्सिमम 10. मैक्सिमम 10 से उसकी बढ़ेगी. ठीक है, तो 4-5 ऐसे है. लेकिन अगर उसकी क्लास का स्ट्रेंथ बढ़ के 80 हो जाए तो पढ़ाई लिखाई ये बाहर टाइम तो दोस्ती करती. तो इसी तरह से अगर इतना ज़्यादा क्राउड हो गया तो ऑब्वियसली भाई साहब चहल मतलब जो पढ़ाने आएगा वो भी पागल हो जाएगा, है ना. जो पढ़ाने आएगा वो भी पागल हो जाएगा. इतना बड़ा क्राउड को पढ़ाएगा क्या? जीवन भाई साहब आराम से बैक बेंचर होकर वो कुछ और ही प्लान कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे कि अगर क्राउड की संख्या बढ़ती है तो पथभ्रष्ट होंगे आप, है ना. तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉन्स में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही डिस्टॉर्शन होने की संभावना बढ़ेगी. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या क्रिएट हो रहा है? रिपल्शन. ठीक है, जितना भाई साहब आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ही उसको बाहर फेंकने का हमको टेंडेंसी डेवलप होगा. इट विल बी एक्सपीरियंसिंग, obviously it will be experiencing a strong nuclear force, but it will at the same time be experiencing a strong repulsive force from the electrons which are inside. ठीक है, तो इसकी वजह से इसका एक टेंडेंसी रहेगा बाहर फेंकने. ठीक है, सो इसीलिए ये मोर द नेगेटिव चार्ज. सो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो उतनी आसानी से मॉलिक्यूल पोलराइज भी होगा. ठीक है, हायर इज द साइज ऑफ एटम द मोर इज द पोलराइजेबिलिटी,
more is the number of electrons, the more easily is the polarizability. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे भाई साहब more is the attraction, okay, more is the dispersion force, okay. T and P, dispersion force will be more or less क्या है T and P, temperature कैसे, टेम्परेचर जब कम है, ठीक है, टेम्परेचर जब कम होगा, क्योंकि किसी भी चीज चाहे आप सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो, गैस ले लो, टेम्परेचर अगर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी लेस होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई साहब, मॉलिक्यूल देखो क्या होता है, आप बोल रहे हो ना कि एक सॉलिड में भाई साहब ऐसे ठोस मॉलिक्यूल्स बने हुए, जैसे आपने इसको हीट करना चालू किया तो इसमें एनर्जी आएगी तो भाई साहब ये क्या करेंगे, ढाप वैसे भाई साहब, ठीक है, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करते फाइनली इनके बीच में भाई साहब इतनी दूरी हो जाएगी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये ऐसे दूरियां बना लेंगे कि दे विल गेट कन्वर्टेड टू गैस, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर गिविंग टेंपरेचर, देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग। तो पहले तो भाई साहब ये थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा था, जैसे आपने हीट किया जोर से वाइब्रेशन होगा, तो वाइब्रेशन के चलते क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनके बीच में दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि दे विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड एंड फाइनली विद मोर सप्लाई ऑफ हीट दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। सो टेम्परेचर को अगर आप कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम लेस, और क्या करना है भाई साहब, प्रेशर को बढ़ाना है, टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्लोज टू ईच अदर, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोज टू ईच अदर, डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल CH4 भाई साहब क्या हो गया, गैस, ठीक है, जैसे मतलब आपका मीथेन क्या हो गया, मीथेन इज बेसिकली अ गैस, ये आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मीथेन नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, मतलब देखिए कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से ज्यादा, लेकिन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है, ओके। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है भाई साहब, ये लिक्विड जो मीथेन होता है, लिक्विड मीथेन, इसमें डिस्पर्शन फोर्स रहेगा, ठीक है, इसमें डिस्पर्शन फोर्स होगा। मोनो एटॉमिक गैसेस, इसमें भी डिस्पर्शन फोर्स होगा, जितने भी आपके नोबल गैसेस होते हैं वो सब के सब क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हाउ आर दे एबल टू, तो ये आपके मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस। इनका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखोगे केल्विन में इतना है, ठीक है। सो इनमें भी डिस्पर्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनमें भर के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा भाई साहब, ऑल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पोलर मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, A प्लस B माइनस ऐसे फॉर्मेट में रहेगा, तो इसका भाई साहब अगले वाले के साथ A प्लस B माइनस ऐसा, और इधर भाई साहब B माइनस A प्लस ऐसा, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा बस, ठीक है। ऐसा हो गया आपका पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिस्पर्शन फोर्सेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका इलेक्ट्रॉन का जमघट हो गया तो यहाँ पे आ गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और इधर आ गया आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया आपका डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, व्हाट विल बी द इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द एटम, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मतलब आपके लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की अगर हम बात करें, जितना आपका साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा उतना ही पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, टेम्परेचर विल बी लेस, तो काइनेटिक एनर्जी लेस हो जाएगी। प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स विल बी मोर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, मॉलिक्यूल्स विल बिकम मोर क्लोज टू ईच अदर। नोट द लंडन और डिस्पर्शन फोर्स अट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये आपका भाई साहब किसके प्रोपोर्शनल है, 1r⁶, ठीक है, 1/r⁶. Okay, the attraction between two temporary dipoles of an atom is called wonder. टेम्परेरी डाइपोल्स, टेम्परेरी डाइपोल्स कब क्रिएट होता है, परमानेंट डाइपोल कब क्रिएट होता है, जब भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस हो, तो एक के मध्य स्लाइटली नेगेटिव और एक के मध्य स्लाइटली पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड, दे विल मूव टुवर्ड्स द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दैट विल क्रिएट अ परमानेंट डाइपोल। टेम्परेरी डाइपोल क्या होगा, जब घूमते घूमते आवारागर्दी करते करते कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा हो गए, तो उनमें हो गया नेगेटिव चार्ज, उसके ऑपोजिट में हो गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही वर्षा अगले वाले मॉलिक्यूल में अगले वाले मॉलिक्यूल में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ बढ़ के क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, तो ये किस टाइप का हुआ डाइपोल, नहीं किस टाइप का हुआ, टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि
क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे नहीं रहेंगे, फिर से भाई साहब चितर हो जाएंगे, ठीक है, इंस्टेंट, ठीक है, इट विल बी इंस्टेंट डाइपोल। दिस इज एन इंस्टेंट डाइपोल, मतलब एक आकस्मिक, मतलब एक फटाक से होने वाला चीज है, लेकिन ये टाई अप नहीं होगा। आज इस एटम में हुआ, दूसरे एटम में हुआ, तो जैसे ऐसे होता ही है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। So the attraction between two separate dipoles of an atom is called van der Waals dispersion force, electric force, magnetic force. What will this be? Dispersion force, van der Waals, ठीक है। Intermolecular forces of attraction, तो ये क्या है भाई साहब आपका intermolecular forces of attraction, IMFOA, ठीक है। एक हो गया भाई साहब आपका पोलर इंटरेक्शन और एक हो गया आपका नॉन पोलर इंटरेक्शन। पोलर इंटरेक्शन मतलब डाइपोल डाइपोल, ठीक है, आपका समझ लो HCl है, HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये HCl के मध्य स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इसके मध्य स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, अगले वाले के साथ H डेल्टा प्लस और Cl डेल्टा माइनस, ठीक है। अगले वाले के साथ भाई साहब Cl डेल्टा माइनस और ये हो गया H डेल्टा प्लस, ये बनता जाएगा बस। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। समझम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है भाई साहब, ठीक है, समझो भाई साहब। यहाँ पे था एक डाइपोल HCl, लेकिन इसके सामने एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, ये समझो भाई साहब आपका H डेल्टा प्लस है और Cl डेल्टा माइनस है। इसके सामने एक न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम ALS है, लेकिन अगर A इसके पास आ रहा है तो इसके नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंडक्शन हो रहा है, ठीक है, बिना इसको छुए इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी, ठीक है। अगर कोई एटम इसको इधर से अप्रोच कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब इसमें, लेट्स से B इज अप्रोचिंग, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर पीपल? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। और क्या है भाई साहब? आयन डाइपोल। आयन डाइपोल मतलब जैसे आपने कल देखा सॉल्वेशन, ठीक है, सॉल्वेशन क्या होता है? जब आपने सोडियम क्लोराइड को H2O में डिसॉल्व किया तो सोडियम क्लोराइड भाई साहब Na प्लस और Cl माइनस में सेग्रीगेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको भाई साहब किसने घेर लिया? O2 माइनस ने, ठीक है, और इसको किसने घेर लिया भाई साहब? H में, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में सेपरेशन हो गई, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल। क्लियर है पीपल, ठीक है, ओके। तो जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर मुझे आयंस में कन्वर्ट करना है तो एक तरीका हो गया, इसको भाई साहब इसके मेल्टिंग पॉइंट तक लेकर जाओ हीट करते करते, और उसके लिए बहुत बड़े एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। यू विल नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट सोडियम क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड लिक्विड, दैट इज फ्यूज स्टेट, और उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। क्लियर है। लेकिन वही चीज तुम बड़े आराम से उसको वाटर में डिसॉल्व करके अचीव कर लेते हो, क्योंकि वाटर कर क्या रहा है भाई साहब? इनके बीच में दूरियां बढ़ा रहा है, ठीक है। ये वाटर का सॉल्वेशन है, क्योंकि वाटर खुद क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है, और ये खुद क्या है भाई साहब? आयनिक कंपाउंड। ज़्यादा करके जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है। दे विल बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे वाटर में ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व है, ठीक है, ओके। तो आयन डाइपोल मूवमेंट हो गया। अभी अब नॉन पोलर इंटरेक्शन। नॉन पोलर मतलब हो गया डिस्पर्शन फोर्स। ये आपका आकस्मिक क्रिएट हो रहा है, क्षणभंगुर है भाई साहब, फटाफट ये खत्म हो जाएगा, फिर से चालू होगा, फिर से खत्म होगा, फिर से चालू होगा, ठीक है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ओके। आप देखो अभी H2 है। व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज H2O हैव? बोला जल्दी से बोला, लिक्विड है। तो यहाँ पे कि अरे भाई साहब देखो ना, आपने क्या पढ़ा है? O है यहाँ पे 2 माइनस है, और ये क्या भाई साहब? H, ये हो गया डेल्टा प्लस, ठीक है, H डेल्टा प्लस। कहाँ ऐसा हो रहा है? क्योंकि O के साथ भाई साहब दो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमको मालूम है, वी नो दैट लोन पेयर रिपल्शन is more than lone pair bond pair repulsion, and this is basically more than bond pair repulsion, ठीक है। lone pair repulsion, तो इसके वजह से क्या हो रहा है? There will not be a linear state of the molecule, it will have a bed shaped structure, it will bend, ठीक है। ये दोनों के रिपल्शन की वजह से ये वैसा वैसे झुक जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, और ये जैसे ही ऐसे होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इनफैक्ट ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जस्ट नेक्स्ट टू फ्लोरीन, व्हिच इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, व्हिच विल गिव अ टोटल 2 नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे हो गया डेल्टा प्लस, और यहाँ पे हो गया भाई साहब डेल्टा प्लस। आर वी गेटिंग दिस? पीपल आर वी क्लियर? तो ये क्या हो गया? एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल है
अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो अगले वाले के साथ भाई साहब इसका लगेगा, है ना, यहाँ पे H डेल्टा प्लस और यहाँ पे भाई साहब O माइनस, फिर से अगले वाले के साथ ऐसे, है ना। तो किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा? पोलर तो होगा ही, किस टाइप का मॉलिक्यूलर? डाइपोल, ठीक है, डाइपोल हो जाएगा। आर बी क्लियर? और इसलिए वैसा भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड हैज व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड हैज डाइपोल्स इन इट? तो आपका वैसा देखो यहाँ पे H2O ऐसा सब होता जाएगा वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड वैसा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओके। तो डाइपोल इंटरेक्शन between water molecules, there will be a dipole interaction, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। This basically hydrogen bond is slightly more stronger than simple dipole forces of attraction. हाइड्रोजन बॉन्ड कब होता है भाई साहब? जब हाइड्रोजन के सामने कौन से 3 एलिमेंट आ जाएंगे? इससे मेरा फोन पकड़ा गया था, तो FON, ठीक है। अगर हाइड्रोजन के सामने इन तीनों एटम्स में से कोई भी आता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, कौन, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है वैसा, ठीक है। हाइड्रोजन के सामने वैसा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ, ठीक है। केस एक हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ लिटिल मोर स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल। अब यहाँ पे होना चाहिए डाइपोल, देखो प्लस माइनस तो प्योर डाइपोल है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने क्या आ रहा है भाई साहब? ऑक्सीजन आ रहा है, तो along with dipole there is hydrogen bonding as well, ठीक है। ये याद रखना भाई साहब, हाइड्रोजन के सामने जब भी इन 3 एलिमेंट से कोई भी आएगा उसके साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है? ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा भाई साहब? आपका ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड? A weak electrostatic force of attraction between hydrogen atom of a molecule with highly electronegative element such as FON, ठीक है, FON, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन के साथ जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। और ये तभी होगा जब हाइड्रोजन के सामने इन 3 एलिमेंट्स में से कोई आए, FO या N, ठीक है, ऑफ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ विद इन द सेम वन, ठीक है। तो along with in water, along with dipole movement, ठीक है, along with dipole movement, there is also hydrogen bonding that happens. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? जब H के सामने इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक आ जाए, ठीक है, तो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा between H and N और between HNO और between H and N, ठीक है। तो एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा जो मॉलिक्यूल को और स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस वजह से हैं, तो आप बोल सकते हैं भाई साहब सिंपल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से है, ठीक है। डाइपोल तो हो गई, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो हो गई, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप आपको क्यों मिल रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन आ रहा है, दो ही चीज तो बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के सामने भाई साहब ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसके लिए वैसे ये बन रहा है, क्लियर है? आर बी क्लियर? दिस वन अभी बड़ा समझ में आता हूं, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं HCl, क्या इसमें भाई साहब डाइपोल बॉन्ड हो सकता है? डाइपोल, ये डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ओके। तो ये बनेगा भाई साहब डेल्टा प्लस और ये बनेगा डेल्टा माइनस। क्लोरीन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Being an electronegative element, the shared pair of electrons between hydrogen and chlorine will shift towards chlorine, giving it a slightly negative charge, and accordingly hydrogen will acquire a slightly positive charge, ठीक है। तो अगले वाले भाई साहब के साथ यहाँ पे H डेल्टा प्लस, Cl डेल्टा माइनस, यहाँ पे अगले वाले के साथ भाई साहब H और Cl, ये हो गया डेल्टा माइनस और ये हो गया डेल्टा प्लस। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? व्हाट इज दिस फॉर्मेट? दिस इज अ सिंपल डाइपोल, ठीक है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के सामने क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन इज नन ऑफ FO और N, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे HCl पूछूं और आपसे पूछूं भाई साहब H2O, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा? बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब आप तोड़ रहे हैं, है ना, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर? H2O का होगा, क्योंकि उसमें भाई साहब आपको हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी तोड़ना है और आपको आपके डाइपोल को भी तोड़ना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके।
बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल, अभी देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, अभी देखो कैसा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये तो डायपोल होगा। तो ये तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन ये H और F है सामने, तो यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के साथ और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो देयर विल बी एन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे रहा है, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी ऑफ दीस एलिमेंट्स, दैट इज FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर पीपल, ओके। सो ये आपका भाई साहब बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो भाई साहब अपना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपका है भाई साहब वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है, देखो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यों नहीं होगा ना भाई साहब। हाइड्रोजन के सामने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है यहाँ पे। अमोनिया मतलब क्या हो गया भाई साहब आपका NH3, ठीक है, NH3। अभी देखो यहाँ पे कैसा मॉलिक्यूल है, तो N के मध्य भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्यों, क्योंकि भाई साहब इसके 3 हाइड्रोजन के साथ इसका ये बना हुआ है, ठीक है। अभी इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मध्य देखो ये वाले के चीज नहीं, लेकिन इस वाले के लिए तो हो जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और भाई साहब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अगले वाले के साथ ये हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, ये वाले का नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन साथ ही साथ ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनेगा। डायपोल डायपोल तो होगा ही, प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। तो आपका वैसा कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैसा 5 इलेक्ट्रॉन है, जो 3 जो है वो हाइड्रोजन में के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, तो उनके पास 2 बचे, ठीक है। क्लियर पीपल, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती जाएगी, ओके। Dispersion force is affected by size of the atom, number of electrons, temperature and pressure, all of these. So it will be affected by all of these. ठीक है, size of the atom अगर बढ़ेगा तो dispersion force बढ़ेगा नहीं कम होगा, बढ़ेगा ना पैसा, ठीक है। Number of electrons अगर बढ़ेगा तो dispersion बढ़ेगा। Temperature and pressure से ये influence होने वाला है, क्योंकि temperature आपको kinetic energy से connected है और pressure भाई साहब क्या करेगा, इसको condense करवाएगा, ठीक है। Pressure will basically condense, clear है? Okay, so it will be affected all of these. Okay, the high boiling point of water, boiling point of water ज़्यादा क्यों है भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके। साइलेंस कर दूंगी, मैच में उतरने से पहले इतना कमिटमेंट उसने अपने आप को दिया, और ये कमिटमेंट आप कहाँ से है, इस बात को सोचो। देखो स्पोर्ट्स में आप इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम टेक ऑफ कर सकते हैं ना भाई। तो पैट कमिंस ने सीधा बोला कि व्हेन आई विल टुमारो साइलेंस द एंटायर 1.5 लाख ऑफ क्राउड दैट विल बी असेंबलिंग देयर। उसका तैयारी सोचो ना, उसने IPL खेलना छोड़ दिया था, he has left off his IPL career only to basically get himself launched well in these formats. IPL वो नहीं खेल रहा है, 2 सीजन से नहीं खेल रहा है, तो उसने पूरा अपने आप को इसी में समेट के रखा हुआ। तो इतना कमिटमेंट इधर से आ रहा है, इतना मतलब तुम एक दूसरे देश में रहकर एक जो टॉप टीम है जिस अभी तक अनबीटन रही है, जो तुमको भी एक बार हरा चुकी है, और तुम एकदम खुल्लम ये चैलेंज कर रहे हो कि वैसा 1.5 लाख लोगों को मैं साइलेंस कर दूंगा। और इस बात को और अच्छे से सोचिए कि समझिए जिस चीज़ को आप जानते हैं, ये अगर मुझसे बोला जाए कि भाई हिंदी पढ़ाओ तो मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है, मैं खुद ही फेल होता था हिंदी में, तो मैं क्या तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैं अगर करने भी जाऊँगा ज़बरदस्ती हो जाएगी मेरे साथ, उल्टा सीधा कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये अगर मेरे से नहीं, ये मेरा डोमेन नहीं है, इट इज़ नॉट माई डोमेन। आप सोचिए कि अगर रोहित शर्मा का डोमेन है भाई साहब बैटिंग, और पैट कमिंस का डोमेन है बॉलिंग, उसने ऐसा बॉलिंग किया कि पूरी टीम फंस गई। 240 इज नॉट अ फाइनल स्कोर एट ऑल। तो आप अपने डोमेन में
खुद भी काम कर रहे हैं और जो भी लोग हैं उनको भी काम करवा रहे हैं टू रीच एट पीक। ओके, सो पीपल विल नाउ मूव ऑन टू गैसेस। अगर आप देखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर में हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के बारे में हार्डली कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। वी मेनली स्टडी अबाउट गैसेस, ज़्यादा करके हमको गैस के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको गैस में देखने को मिलता है rather than solids and liquids. Okay, so let's launch off people measure property of gases. Measurable properties of gases. Gases की कौन सी properties को हम measure कर सकते हैं? तो पहला हो गया आपका mass, irrespective of the size of the container. अभी देखो कंटेनर चाहे आपका छोटा कंटेनर हो या बड़ा कंटेनर हो, ठीक है। अगर एक छोटा सा कंटेनर है, एक बड़ा सा कंटेनर है, इससे भी बड़ा कंटेनर है, सेम अमाउंट ऑफ गैस आपने भरा है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस का मास यहाँ पे अगर m है तो यहाँ पे भी m रहेगा और यहाँ पे भी m रहेगा। भले ही वॉल्यूम यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3। यहाँ पे आपने गैस को ज़्यादा एक्सपैंड होने दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपने गैस को कंप्रेस किया, यहाँ पे और ज़्यादा कंप्रेस किया, लेकिन जो अल्टीमेट मास ऑफ गैस है वो तो सेम रहेगा ना भाई साहब, क्योंकि मास बना होता है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, वो तो सेम, वो तो आपने भाई साहब डिटेक्ट किया नहीं, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। गैस अपने साथ दहेज में ये चारों चीजें लाएगा, ठीक है। किसी भी गैस की अगर आप स्टडी करेंगे, इट विल ब्रिंग अलॉन्ग विद इटसेल्फ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इसीलिए जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है वो होता है PV = nRT। इसको और ज़्यादा अगर हम एक्सपैंड करें तो n मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इनटू R इनटू T। तो ये हो गया टेम्परेचर वाला, ये हो गया भाई साहब प्रेशर, तो टेम्परेचर प्रेशर आगे भाई साहब, और ये हो गया आपका वॉल्यूम, और ये हो गया आपका मास का पोर्शन ये, ठीक है। तो ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। तो दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। और क्या हो जाएगा भाई साहब डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी तो वैसे सॉलिड्स और लिक्विड दोनों में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड, तो ये सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी नहीं है, डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम वाली, ठीक है। ओके, मास क्या सॉलिड्स में भी आप मेजर करते हैं? बिल्कुल करते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज है, ये सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। वॉल्यूम सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा। प्रेशर सॉलिड में नॉट एप्लीकेबल, लिक्विड में भी हार्डली आती है, ये सिर्फ गैस में, ठीक है। एक सॉलिड में क्या ही प्रेशर डाल के तुम क्या ही बिगाड़ दो, ठीक है। सॉलिड में प्रेशर डाल के क्या ही बिगाड़ दो। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस भाई साहब सॉलिड में भी होगा, लिक्विड में भी होगा, गैस में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे। डेंसिटी भाई साहब आपका डेंसिटी तीनों में भी सेम ही होगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके, लेकिन स्पेसिफिकली जब भी हम किसी गैस की बात करते हैं तो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर ये तो चलने ही वाले साथ। यू विल हैव टू स्पेसिफाई वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमेशा देखोगे गैस को हम बोलते हैं ना, गैस टेकन एट STP, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? 1 मोल हो गया मास से कंसर्न है, ठीक है। और 1 मोल में कितने लीटर्स होते हैं एट STP? 22.4 लीटर्स, 22.4 लीटर्स। 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो इसमें वॉल्यूम आ गया आपका भाई साहब। अगर मैं 1 मोल बोलूँ एट STP या 22.4 लीटर्स बोलूँ, एक ही बात होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का आंकड़ा। टेम्परेचर भाई साहब कितना हो जाएगा? टेम्परेचर विल बी 273 केल्विन। प्रेशर भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये हम बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। तो आप हमेशा गैस को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके। डिफ्यूजन क्या होता है भाई साहब? हर एक गैस का एक रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, हर एक गैस का एक रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। देयर इज अ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एवरी गैस, ठीक है। इट डिपेंड्स कि भाई साहब कितना वो हवा में मिक्सअप हो रहा, ठीक है। हवा में मिक्सअप कितनी जल्दी हो रहा है। देखो अगर आप समझो कि ये डिफ्यूजन कब पड़ता है, जैसे अगर आप कोई मम्मी कोई भाई साहब एकदम पकवान बना रही है, ठीक है, तो उसका स्मेल आपको दूसरे दिन तक भी चला जाएगा, है ना। यू विल नो एज टू समथिंग डिलीशियस इज बीइंग कुक्ड, ठीक है। लेकिन जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो स्मेल जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब तक टेम्परेचर गर्म था तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और वो आप तक पहुंच रही थी। ऐसा नहीं है कि अभी गैस नहीं है लेकिन अभी उसका टेम्परेचर कम हो गया है तो आप तक नहीं पहुंच रही।
ठीक है, क्लियर है? तो डिफ्यूजन होता है वैसा, डिफ्यूजन आपका दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। तो व्हाट इज मास? बेसिकली मास इज लेट्स से W1 है, ठीक है, आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, W2 है, ये मोल्स, ठीक है, इट इज एक्सप्रेसेस अमाउंट्स ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, कितना अमाउंट है। तो हम हमेशा गैस को कैसे लेते हैं? गैस को, गैस के मोल्स को लेते हैं। मोल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो दिस इज मास ऑफ द गैस अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ द गैस अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज अ मोल? 1 डजन, जैसे अगर हम बोले कि भाई साहब 1 दर्जन केला मतलब 12 केले, है ना, 12, ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब 1 मोल क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to 23 यूनिट्स। ये भाई साहब एटम्स के हो सकते हैं, आयंस के हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल मीन 6.022 into 10 raised to 23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बोलूँ आपको 1 मोल ऑफ आयंस, कोई भी आयंस, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 6.022 into 10 to raised to 23 आयंस। अगर मैं बोलूँ आपको भाई साहब 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स, तो अगेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगेन दिस विल बी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर? तो 1 मोल बेसिकली मींस व्हाट? 6.022 into 10 raised to 23 यूनिट्स, ठीक है, ओके ओके। 1 डजन ऑफ बनाना, 1 मोल ऑफ बनाना, 1 मोल ऑफ NaCl कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 1 मोल ऑफ NaCl दैट विल बी 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट। 1 डजन ऑफ बनाना मतलब 12 बनानास। 1 मोल ऑफ बनानास मतलब कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 raised to 23 बनानास, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड which means 6.022 into 10 raised to 23 molecules of sodium chloride। 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट अगेन बड़ी EDTA बेसिकली आपका ये आपका हार्ड वाटर को रिमूव करने में यूज होता है, ठीक है, जैसे तो ये आपके 6.022 डिटेक्टिव्स ओके। HCl प्लस NaOH भाई साहब क्या बना रहा है? यहाँ पे देखो, अगर मैं बैलेंस कर रहा हूँ, क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है भाई साहब? इधर H 1 है, उधर H कितना है भाई साहब? 2 है, इधर H कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है, उधर 1 है भाई साहब, Na 1 है, तो एक बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है देखो, बैलेंस हम 1 मोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 3 कुछ भी नहीं है ना, तो दिस विल बी 1 मोल प्लस 1 मोल ऑफ NaOH, दिस गिव्स यू व्हाट? 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ, तो 1 मोल मतलब हो गया आपका कितना? 6.022 into 10 raised to 23। और 1 मोल का मास कितना होगा? देखो हम एटॉमिक मास को लेते हैं किसमें? एटॉमिक मास को मेजर करते हैं किसमें? म्यू में, या इसको हम बोलते हैं AMU, ठीक है। अभी जैसे देखो HCl है, HCl का भाई साहब H का मास कितना है? 1 म्यू, Cl का मास कितना है? 35.5 म्यू, तो HCl का मास कितना हो जाएगा? 36.5 म्यू। अभी इस म्यू को हम कन्वर्ट करें, क्योंकि इस म्यू की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 into 10 raised to -27 kg होती है, जो बहुत ही इमेजरेबल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं भाई साहब? इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? ग्राम एटॉमिक मास में, तो दिस विल बी 36.5 ग्राम्स, ठीक है, 36.5 ग्राम्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और ये जो आपने ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट किया, यही हो जाएगा 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 1 मोल ऑफ, इसको ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, क्योंकि 2 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है, H और Cl, तो ऑब्वियसली एटम्स हो जाएंगे, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमने किसमें कन्वर्ट किया इसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिस विल बी 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो हम यहाँ पे अगर बोलते हैं 1 मोल ऑफ HCl, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो ये आपका हो जाएगा 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। तो आपका देखो यहाँ पे NaOH कितना है? NaOH का 40 ग्राम कैसे बोल रहे हैं? Na का होता है भाई साहब 23, ठीक है, Na का एटॉमिक मास है 23, इसका एटॉमिक मास है भाई साहब 16 और इसका है 1। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब? 40 म्यू। 40 म्यू को कन्वर्ट करोगे किसमें? 40 ग्राम्स में, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई साहब क्या? 1 मोल का मास, ये हो जाएगा आपके 1 मोल का मास। 1 मोल भाई साहब मतलब 6.022 into 10 raised to 23, ठीक है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 ग्राम्स। क्लियर है?
1 mole will be how much? 32 grams. 1 mole of oxygen, देखो 1 mole of hydrogen, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो it will mean 6.022 into 10 raised to 23 molecules of hydrogen. इसका कितना मास हो जाएगा? देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका भाई साहब एटॉमिक मास कितना है? 2 म्यू, किसका? हाइड्रोजन का, है ना। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2 म्यू। इसको आप किसमें कन्वर्ट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं करना है, इस म्यू को क्या करना है? ग्राम्स कर देना है, ठीक है। यही हो जाएगा आपके 1 मोल का मास। क्लियर है? जब आप एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं वही आपका मोल का मास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन सेम कितना, और कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि ऑक्सीजन बना है भाई साहब O2, ठीक है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भाई साहब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दिस विल बी 2 into 16 म्यू, सो दैट विल बी 32 म्यू। क्लियर है विक्रम? 32 म्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई साहब? ग्राम्स में, तो ये हो जाएगा 32 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर है? 32 ग्राम्स, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या? 1 मोल का मास, ठीक है। 1 मोल का मास, 1 मोल भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। H2O का कितना हो जाएगा बोलो? नहीं, कैलकुलेट करो। 18, देखो H2O है ना, तो H2O मतलब हो गया 2 into 1 plus 1 into 16। तुम्हारे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, ठीक है। और एक ऑक्सीजन का एटम है 1 into 16, so that will give you 2 plus 16, that will give you how much? 18। 18 ये क्या हो जाएगा? म्यू। इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में? 18 ग्राम्स में, और यही हो जाएगा क्या भाई साहब आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा आपका? दिस ग्राम मॉलिक्यूलर मास विल बी मास ऑफ 1 मोल, so that will be how much of 1 mole is equal to 18 grams। क्लियर है? Measurable properties of gases, amount of space occupied, ठीक है। amount of space occupied यूनिट्स क्या हो जाएगा? SI यूनिट क्या हो गया आपका? मीटर, डेसीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 10 raised to 3 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू, ये सब ऐसा आपकी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं जो काम की चीजें वो ये बता देता हूँ, ठीक है। फालतू की नहीं, सॉरी। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है वैसा, अगर मैं 1 मीटर क्यूब देख रहा हूँ, इसको याद है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, ठीक है। ये कन्वर्जन है। दूसरा क्या है भाई साहब? आप 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूबिक लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूबिक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 लीटर क्या होता है? 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर क्यूबिक कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर हो जाएगा, तो दैट विल बी हाउ मच? 1000 डेसीमीटर क्यूबिक। अभी यहाँ पे देख लो भाई साहब, 1 मीटर क्यूबिक कितना हो गया? 1000 डेसीमीटर क्यूबिक। 1 मीटर क्यूबिक कितना हो गया? 1000 लीटर। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? तो 1000 लीटर्स विल बी इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूबिक। 1000 कैंसिल हो गया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूबिक। तो 1 लीटर भाई साहब 1 डेसीमीटर क्यूबिक के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर विमला? ओके। प्रेशर भाई साहब हीटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अभी देखो प्रेशर, जैसे समझो इस चीज में ये एक बैरोमीटर है, ठीक है। प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं? दिस इज बेसिकली अ बैरोमीटर। इसमें होता है मरकरी, ठीक है। और इससे हम क्या मेजर कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है? आपके सरों के ऊपर भाई साहब बहुत बड़ा प्रेशर है, ठीक है। आपने सुना रहेगा जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है उनको हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता रहेगा? क्योंकि हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, वरना हमारी बॉडी पिचक जाएगी, इतना ज़्यादा प्रेशर है। एटमॉस्फेयर बहुत किलोमीटर तक ऊपर है और इसका बहुत बड़ा एक प्रेशर हमारे ऊपर आता है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर जो है उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो एटमॉस्फेयर हम पर भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है, ठीक है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमारे जितने भी नाक कान के होल्स हैं उससे फट के खून निकलने लगे, इसको बोलते हैं हैमरेज, ब्रेन हैमरेज, ठीक है। ये लास्ट स्टेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर है। तो इसमें भी वैसा मतलब क्या हो रहा है? आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो मतलब आपके बॉडी के जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं अभी उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो फट सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर का प्रेशर उससे कम है, तो क्या होगा? अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है तो वो फट सकता है। जैसे आप बलून को फुला रहे हैं तो बलून को फुलाते एक ऐसे स्टेज पे आकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि बलून के अंदर जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो गया तो वो फट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हालत हमारा भी हो सकता है।
तो both high and low blood pressures will create a problem for us because ultimately our blood pressure is the one which balances the atmospheric pressure. ठीक है? तो atmospheric pressure को measure कैसे करते हैं? देखो ये बाउल होता है जिसमें मरकरी भरा पड़ा है। जैसे आप भाई साहब इसमें ऐसे एक ट्यूब डालेंगे तो आपको मरकरी से चढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस पे भाई साहब क्या लग रहा है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से ऐसे जा रहा है। समझ में आ रही है? ठीक है, इस पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा और ये मरकरी भाई साहब ऊपर जा रहा है। आप बोलेंगे वाटर क्यों नहीं यूज किया है? ठीक है, तो देयर आर रीजंस, वी विल सी दैट। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो आपका जो मरकरी है वो बहुत डेंस है, वो बहुत क्लियरली दिखता है। ठीक है, ओके, हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होती है, इस वैक्यूम को हम टॉरसलेम वैक्यूम भी बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कॉलम ऑफ मरकरी। तो आप देखो यहाँ पे ये जो मरकरी का कॉलम है ये यहाँ तक ही क्यों जाएगा, इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका प्रेशर है वो किसके प्रेशर को बैलेंस कर रहा है? इस वाले प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। ये वाला प्रेशर और मरकरी के इस वाले कॉलम का प्रेशर बैलेंस हो गया, मतलब मरकरी चढ़ता रहेगा ऐसे। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है वैसा एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो मरकरी से चढ़ता रहेगा लेकिन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इतने हाइट का जो प्रेशर है मरकरी का वो किसको बैलेंस कर रहा है? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय द हाइट ऑफ मरकरी व्हिच इज इनसाइड दिस बैरोमीटर। क्लियर है? और लिक्विड का प्रेशर क्या होता है भाई साहब? हाइट इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, हाइट इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट विल बी द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। एक लिक्विड का ये होता है भाई साहब आपका प्रेशर। ठीक है, तो मरकरी जो है वो 76 मिलीमीटर तक जाती है। ठीक है, 760 मिलीमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 760 इंटू 10 रेज़ टू भाई साहब मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मिलीमीटर का भाई साहब कितना हो गया? 10 रेज़ टू -4 है ना, 10 रेज़ टू -4 मीटर। ठीक है, -10 रेज़ टू -3। मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 इंटू 10 रेज़ टू 3 kg पर मीटर क्यूबिक और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सब तमाम चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं वैसा 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल न्यूटन, इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम इसको वैसा 1 बार भी बोल सकते हैं या 1 एटमॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। क्या डिफरेंट टर्म्स दैट वी कैन यूज। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, इसको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी बोलेंगे। तो प्रेशर भाई साहब क्या हो जाएगा? 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज इधर 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। तो प्रेशर भाई साहब आपका यहाँ पे हो गया F/A, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि F को फोर्स को आप किस में मेजर कर रहे हैं भाई साहब? न्यूटन में। एरिया को आप किस में मेजर कर रहे हैं? मीटर स्क्वायर में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा? देखो 1 यहाँ तक ही रुकते हैं, 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर? इसको हम बोलेंगे 10 रेज़ टू 5 इंटू, अगर आपको वैसा किलो पास्कल में कन्वर्ट करना है तो ये करेंगे हम। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैंने वैसा किलो मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे हम किलो पास्कल में अगर कन्वर्ट करें तो 2 कम हो जाएंगे भाई साहब यहाँ पे, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 रेज़ टू 5 -3, तो ये हो गया भाई साहब। मतलब आप देखो मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 रेज़ टू -3 से। सो वैसे ही पास्कल को जो आप किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 रेज़ टू -3 से। वही आप कर रहे हैं यहाँ पे, 10 रेज़ टू -3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? देखो 1.01325 इंटू 10 रेज़ टू 2 विच मीन्स 10.325 किलो पास्कल। ठीक है, अलग अलग तरीकों से लिखा जा रहा है भाई साहब। 76 कहीं कहीं पे आपको 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी दिया जाता है। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मतलब आपका बैरोमीटर में ये मरकरी का कॉलम 76 सेंटीमीटर तक गया है। ठीक है, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप पुट अप कर सकते हैं 1.013 इंटू 10 रेज़ टू 5 पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 760 मिलीमीटर। अब अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं भाई साहब, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 0.76 मीटर ऑफ Hg, है ना। तमाम चीजों से आप प्रेजेंट कर सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और 0.76 मीटर ऑफ Hg। क्लियर है?
760 टॉरस्ट्रीन भी बोलते हैं उसको। क्यों टॉरस्ट्रीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो यहाँ तक गया है ना, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होता है और इसको हम बोलते हैं टॉरस्ट्रीन वैक्यूम। और ये एक रीजन है व्हाई वी आर यूजिंग मरकरी, ठीक है? क्योंकि अगर हम वाटर यूज करते हैं ना, तो वाटर का भाई साहब एक वेपर क्रिएट होगा, ठीक है? और वो वेपर जो है तो इसको पुश डाउन करेगा, इसलिए आपकी जो रीडिंग आएगी वो इनकरेक्ट है। इसलिए हम ज़्यादा करके मरकरी को यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी वेपराइज नहीं होगा। मरकरी अपने आप में एक मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट विल नॉट वेपराइज, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। लेकिन वाटर तो भाई साहब उसको बॉइलिंग पॉइंट के पहले भी वो वेपराइज करता ही है, ठीक है? वाटर का कांस्टेंट वेपराइजेशन होता है, तो ये भाई साहब वेपराइज करेगा और यहाँ पे जब वेपराइज करेगा तो इसका एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से वाटर का लेवल नीचे जाएगा, जिसकी वजह से जो आपको रीडिंग मिलेगी दैट विल बी एन इनअप्रोप्रिएट रीडिंग। इसीलिए बैरोमेट्रिक लिक्विड हम हमेशा मरकरी को चुनते हैं, ठीक है? ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं टॉरस्ट्रीन वैक्यूम, और यही आपका 1 मिलीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉरस्ट्रीन। क्लियर 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 पीपल? ओके ओके ओके। मेजरेबल प्रॉपर्टी तो हमने प्रेशर का देख लिया भाई साहब, ठीक है? अभी हम बात करेंगे भाई साहब टेम्परेचर का। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज बेसिकली टेम्परेचर, इट इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है टेम्परेचर का? केल्विन, ठीक है? इट इज केल्विन। तो आपका भाई साहब केल्विन कितना हो जाएगा? आप सेंटीग्रेड में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? ओके ओके ओके। तो ऐसा यूनिट भाई साहब आपका डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे देखो केल्विन है, ऐसा यूनिट इज केल्विन। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 273 केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसमें 273 में आप 100 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया भाई साहब 373, ठीक है? 200 को यहाँ पे 273 को किसके साथ ऐड करेंगे? 200 को, तो ये आ जाएगा आपका 473, ठीक है? माइनस 273 होगा तो ये होगा 0 केल्विन। इस स्टेट में कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है? हार्डली एनीथिंग कैन एग्जिस्ट, ठीक है? माइनस 273 ये हो जाएगा आपका 0 केल्विन। देयर इज हार्डली एनी स्टेट व्हिच एग्जिस्ट एट दिस टेम्परेचर। क्लियर क्लियर पीपल? ओके ओके ओके। तो आप भाई साहब देखो डिग्री सेंटीग्रेड तो डिग्री केल्विन अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया आपका T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन। डिग्री फ़ारेनहाइट तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम कन्वर्ट करें तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? 5/9, आप पढ़ चुके हैं वैसे बचपन में, ठीक है? डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ठीक है? डेंसिटी क्या होती है भाई साहब? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, kg पर मीटर क्यूबिक, इसका भाई साहब यूनिट हो गया, ठीक है? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस विदाउट ग्रेविटेशनल इफेक्ट, इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है? अभी जैसे भाई साहब अगर आपने यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाई तो वहाँ तक आपको महक आएगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं पूरे एयर में फैल गए, ठीक है? सो यहाँ पे वो क्या रहा है? इंटरमिक्सिंग हो रही है, किसकी? जो अगरबत्ती के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और गैसेस जो एयर में है। फ्री इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर गैसेस विदाउट ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको हम भाई साहब बोलेंगे डिफ्यूजन, फ्री इंटरमिक्सिंग, ठीक है? रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज डिफ्यूज्ड, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। तो कितना वॉल्यूम भाई साहब डिफ्यूज हुआ है और उस वॉल्यूम ऑफ गैस को डिफ्यूज होने में कितना कुल टोटल टाइम लगा, ठीक है? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? वॉल्यूम हो गया सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड और डेसीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। ओके, 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब? 6.022 into 10 raised to 23 B, okay, चलिएगा सब B। 1 atom atmosphere pressure is equal to how much? 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल्स, ठीक है? 1 बार देखो आपका प्रेशर के यूनिट्स हैं, देखो प्रेशर के जो यूनिट्स हैं, एक हो गया आपका क्या? 1.013 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.013 into 10 raised to 5 पास्कल, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। 1 बार लिख सकते हैं और 1 बार का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 10 raised to 5 पास्कल होता है। मतलब हम ये 1.013 को नहीं लेंगे, 1.013 को हमने 1 मान लिया, तो ये हो जाएगा भाई साहब 1 बार। 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to 5 पास्कल, और हम बोल सकते हैं 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अलग अलग तरीके से हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है? 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, या हम लिख सकते हैं वैसा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg मर्करी,
of 0.76 मीटर ऑफ Hg, ठीक है, ऐसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके। सो 1 एटमॉस्फेयर या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर मतलब आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, दिस विल बी नहीं किलो पास्कल तो सही होगा सर, किलो पास्कल इज करेक्ट, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट भाई सर। यहाँ पे 76 सेंटीमीटर देखो ये करेक्ट है ना, यहाँ पे किलो पास्कल है, किलो पास्कल का हमने देखा भाई साहब 10⁵ से 10⁻³ को, तो ये आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट है, इनटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया है। देखो आपका क्या है यहाँ पे 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया है ना। अगर मैंने भाई साहब इसको 2 निकल दिया तो क्या हो जाएगा 101.325 और यहाँ पे भाई साहब 2 को माइनस करना पड़ेगा, दैट विल बी 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला भी भाई साहब आपका सही है, ठीक है, ये तो सही है ही है, ठीक है। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो आपका ये सारे के सारे जो है वो करेक्ट है, ऑल दीज आर बेसिकली करेक्ट, ओके 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 ओके। गैस लॉस, अभी आते हैं भाई साहब गैस लॉस पे, तो आपके बहुत सारे गैस लॉस आप पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, आपका आइडियल गैस इक्वेशन, दीज आर थिंग्स दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी, ओके। तो P वर्सेस V, मतलब हम पहले आते हैं किस पे भाई साहब, बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ठीक है, प्रेशर जो है वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान रहे हैं, चार्ल्स लॉ में हम क्या बोलते हैं भाई साहब, आपका वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, और इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, अभी समझो टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा है, एक गैस को आप कंप्रेस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसका वॉल्यूम घटेगा, घटेगा वैसे, है ना। समझ लो यहाँ पे एक गैस है और ये एक पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पे आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, अभी वैसे इस पिस्टन को आप लोअर डाउन कर रहे हैं, जब लोअर डाउन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा वैसे, इसका वॉल्यूम घट जाएगा कि नहीं, प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम साथ ही साथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर किसी गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और इसका उल्टा होगा भाई साहब, अगर किसी गैस का आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, प्रेशर को कम कर रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, मतलब यहाँ से जो वेट्स हमने रखे हैं इसको हटा दें, फिर तो कुछ ऊपर जाएगा भाई साहब, मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया भाई साहब, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो, ठीक है। टेम्परेचर से अगर आप कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपका भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रहेगा, ठीक है, ओके। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, और ये क्या होता है भाई साहब आपका चार्ल्स लॉ, ये कब एप्लीकेबल होता है, जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, ठीक है, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। P वर्सेस T एट कांस्टेंट V, ठीक है, ये हो गया आपका गॉस-लैक्स लॉ, ठीक है, ये आपका भाई साहब P वर्सेस T है, ठीक है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो प्रेशर और टेम्परेचर का भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, वैसे ही प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। प्रेशर के ऊपर क्या होता है भाई साहब, आपने भाई साहब जो भी भाजी उजी खिचड़ी उचड़ी भाई साहब प्रेशर कुकर में रखा, उसको हीट किया, तो क्या किया आपने, टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ देर बाद भाई साहब प्रेशर से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर ही अंदर क्या बढ़ गया आपका, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। कैसे समझिए, तो गॉस-लैक्स लॉ स्टेट्स, तो गॉस-लैक्स लॉ क्या बोल रहा है कि भाई साहब प्रेशर कुकर के अंदर, ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर भाई साहब आपका वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो चेंज नहीं होने वाला। आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और यही प्रेशर भाई साहब CPU से रिलीज हो, ठीक है, क्लियर। सो ये आपका भाई साहब, तो आप हर एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते जा रहे हैं। आपने जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर और वॉल्यूम में आपको इनवर्स रिलेशनशिप मिला, एंड दैट बेसिकली इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ बॉयल्स लॉ। व्हेन यू हैव केप्ट द प्रेशर एज कांस्टेंट, सो व्हाट यू हैव रिसीव्ड इज वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मिली, दैट इज चार्ल्स लॉ। और व्हेन यू हैव केप्ट वॉल्यूम एज कांस्टेंट, तो प्रेशर और टेम्परेचर में आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मिली, एंड दैट इज कॉल्ड गॉस-लैक्स लॉ। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको आइडियल गैस इक्वेशन देता है, which is PV is equal to nRT. Clear? Clear. Okay. So Boyle's law states what?
आपने भाई साहब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया, समझ लो ये कोई एक पिस्टन है और यहाँ पे आपने वेट्स और ज़्यादा डाल दिए, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे जाएगा, क्योंकि आपने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। सो सिंस यू हैव अप्लाइड प्रेशर, व्हाट विल हैपन, द वॉल्यूम विल डिक्रीज, द वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, ओके। सो अभी आप भाई साहब क्या कर रहे हैं, अप्लाई प्रेशर और ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा वेट डाल दिया आपने, तो और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा भाई साहब नीचे जाएगा, ठीक है। सो इंक्रीज द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीजेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? पीपल, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने की कोशिश करेगी, ठीक है, इसलिए टेम्परेचर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ भाई साहब आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर? ओके। सो वॉल्यूम देखो ऐसा लिखो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। दोनों का भी भाई साहब सिचुएशन में क्या होगा, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होगा, ठीक है। सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वॉल्यूम बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इन बोथ द सिचुएशंस व्हाट यू हैव केप्ट कांस्टेंट इज द टेम्परेचर। सो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ। क्लियर पीपल? ओके। सो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, आपने भाई साहब मास के साथ ऑब्वियसली देखो अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो आपने मास के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। सो फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, प्रेशर का, और प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसको अगर हम देखो अभी जब हम किसी डायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी को हटाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या लगाएंगे भाई साहब, कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, p k by v, ठीक है, k by v, तो p will be equal to constant, that is k। क्लियर पीपल? तो p1 v1 is equal to k। इसी तरह से भाई साहब आपका p2 v2 भी k के बराबर होगा, समझ लो। आपके जब प्रेशर हो गया p2 तो वॉल्यूम हो गया भाई साहब v2, तो p2 is equal to k by v2, तो p2 v2 will be equal to k। इसी तरह से तो हमने देखा भाई साहब p1 v1 किसके बराबर, k के बराबर, p2 v2 भाई साहब किसके बराबर, k के बराबर। इसी तरह से p3 v3 भी क्या हो जाएगा भाई साहब, k के बराबर। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, p1 v1 is equal to p2 v2 is equal to p3 v3 and so on and so forth, this will be equal to pn vn। क्लियर भाई साहब। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट रहेगा till the gas is having a constant mass and it has a constant temperature, it will always be constant। समझ में आता? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो p1 v1 is equal to k1। अगर भाई साहब आपका यहाँ पे p1 v1 है, ठीक है, अगर आपका k तो k1 मतलब k हो गया आपका, ठीक है, तो k1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k2 k3, तो आपका p1 v1 is equal to p2 v2 is equal to p3 v3, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे आपका व्हेन प्रेशर इज हाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, एंड व्हेन वॉल्यूम इज मोर प्रेशर विल बी लेस। तो आपका कैसा ग्राफ जाएगा, ऐसा वाला ग्राफ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो व्हेन प्रेशर इज लेस वॉल्यूम विल बी, तो आपका भाई साहब किस तरह से ग्राफ जाएगा, ऐसा प्लॉट करते जाइए, तो इस तरह का ग्राफ, ठीक है। फॉर डिफरेंट गैसेस यू विल ऑब्टेन दिस काइंड ऑफ अ गैस। अच्छा ये बताइए क्या हुआ है, यहाँ पे आपने क्या किया है, ये टेम्परेचर आपने बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर आप हर टेम्परेचर पे आपको ऐसा एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। सो फॉर द सेम गैस एंड फॉर द सेम मास यू विल गेट डिफरेंट ग्राफ्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो लेट्स से ये T1 का हो गया, ये वैसा हो जाएगा T2 का एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, सो हाई टेम्परेचर, दिस इज बेसिकली हायर टेम्परेचर, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऐसे, लेकिन सबका कर्व सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, सो लो टेम्परेचर पे आइसोटर्म्स, द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन P and V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोटर्म मतलब क्या होता है, देखो आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब हो गया टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर पे जो ग्राफ्स आप ड्रॉप कर रहे हो इनको हम बोलते हैं आइसोटर्म्स। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, बस